ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जिया से होती है, जो कि अपने मॉम डैड के साथ उनकी मसाज पार्लर में काम करने में हेल्प करती है। तभी यहाँ पर उसके मॉम डैड उसे इशारों में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो असल में म्यूट है। यहाँ पर वो सब बताते हैं कि उनके लैंडलॉर्ड ने फिर से इस जगह का रेंट बढ़ा दिया है। तो ये सुनकर यह भी परेशान हो जाती है कि पिछली बारी तो उन्होंने रेंट बढ़ाया था और अब वापस कर रहे हैं। तो फिर मॉम डैड कहते हैं कि अब क्या ही कर सकते हैं, भरना तो पड़ेगा ही, अभी तो और भी चीज़ों के बिल है जो हमें भरने। तो जिया अपसेट होती है और सोचती है कि काश मेरे पास एक जॉब होती। वो बताती है कि उसने जो ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी में अपने रेज्यूमे सबमिट करी थी वो सब रिजेक्ट हो गए। पर इतने में जिया देखती है कि उसके मोबाइल पर कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन आया होता है। तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और इस बारे में अपने मॉम डैड और सिस्टर को बताने लगती है कि उसे कंपनी की तरफ से काम का ऑफर आ गया है, लेकिन कंपनी के काम का नहीं बल्कि कंपनी के प्रेसिडेंट शेन की नैनी का। ये सुनकर उसकी फैमिली भी शॉक रह जाते हैं। यहाँ पर उसकी सिस्टर बताने लगती है कि वो जो मिस्टर शेन है वो अपनी कंपनी का सीईओ था, लेकिन अभी 1 महीने पहले ही उसका कार एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उसके दोनों पैर ही डिसेबल हो गए और फिर उसका ख्याल रखने के लिए इतनी सारी नैनीज को हायर किया गया, पर सभी बहुत ही डर के वहाँ से फायर हो चुकी है। तो ये लोग यहाँ पर नैनी के बारे में इमेजिनेशन भी करने लग जाते हैं कि वो कैसे डर के घर से गई होगी। मॉम डैड तो डर के मारे कहने लगते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी उस नैनी की जॉब करने की जरूरत नहीं है। माना कि अभी हमें पैसों की जरूरत है, लेकिन हम तुम्हें वहां पर नहीं भेजेंगे, वो कितनी डरावनी जगह होगी। जिया की कजिन सिस्टर उसे कहने लगती है कि तुम्हारे मॉम डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वैसे भी तुम्हारा जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो जिंग कंपनी में तो काम करता है ना, तो सोचो अगर तुम उसी कंपनी के सीईओ की नैनी की जॉब करोगी तो उसे तो बड़ी खुशी मिल जाएगी और वो तुम्हारी बेइज्जती करने आ जाएगा। तो नहीं, बिल्कुल भी तुम वहां पर जॉब नहीं कर सकती। जिया कहती है कि आखिर मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी इस जॉब को करने से मुझे मंथ के पूरे 30,000 युआन मिलेंगे और ऊपर से 7 टाइप के इंश्योरेंस और वीकेंड पर काम करने पर ट्रिपल सैलरी। तो सोचिए कितना अच्छा ऑफर है, हमारे स्टोर का सारा कर्जा पूरा हो जाएगा। आखिर एक डिसेबल सीईओ का ख्याल ही तो रखना है ना, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। फिर जिया यहाँ शेन के घर पे पहुंच जाती है। मेड उसे अंदर तक लेकर आती है और कहती है कि मिस्टर शेन आपको नीचे मिल जाएंगे, और वो डर के मारे यहाँ से भाग लेती है। जिया सोचती है कि क्या वो मिस्टर शेन इतना डरावना है जो सभी लोगों से इतना डरते हैं। जैसे वो नीचे आती है सीढ़ियों से तो देखती है कि शेन यहाँ पर एक लड़की को गला दबाकर उसे दूर कर देता है। ये देखकर तो वो डर जाती है और सोचती है कि क्या यहाँ पर मारने वाला सीन चल रहा है। असल में लड़की शेन की फियांसी थी, पर उसने उसे धोखा दे दी होती है। शेन का भाई भी इसे चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारी शादी मेरे भाई से होने वाली थी, पर तुमने उससे पहले ही इसे चीट कर दी और तुम किसी और के साथ थी। तो निंग तो हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि ये डिसेबल हो चुका है, ये किसी काम का नहीं है, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैंने दूसरा मैन क्यों ढूंढी। वो शेन को चिल्ला कर कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ दो। तो फिर वो ऑर्डर दे देता है कि मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ, और फिर वो बटन प्रेस करता है तो उसके गार्ड्स तुरंत ही उसके ऑर्डर पर यहाँ पर आने लगते हैं। और जैसी जिया पीछे गार्ड्स को देखती है तो वो भी सीढ़ियों से नीचे आ जाती है। यहाँ पर शेन ऑर्डर देता है कि इस लड़की को यहाँ से बाहर फेंक कर आओ। तो वो लोग उसे उठा के लेके जाते हैं और फिर जिया चुपके से यहाँ से जाने वाली होती है, पर तभी उसकी आवाज़ से शेन गुस्से में पूछता है कि यहाँ पर कौन है। तो फिर वो उसे हाई कर देती है और बताती है कि वो असल में उसकी नई नैनी है जो आज आई है। कहता है कि अच्छा नई नैनी, तुम्हें पता है तुमसे पहले अब तक जो भी सारी नैनी आ चुकी है ना, वो सभी यहाँ से डर के भाग चुकी है, तो अब तुम्हारी बारी होगी। जिया तो सुन के डरी जा रही होती है। तभी शेन का भाई हान उसे कहता है कि भाई से डराओ मत। वो तुरंत ही जिया को आकर बताता है कि असल में मैंने तुम्हें जॉब का ऑफर दिया था। तो जिया सोचती है कि अच्छा तो ये प्रेसिडेंट है। फिर वो तो खुश हो जाती है। हान उससे पूछता है कि तुम ये बताओ कि तुमने नैनी की पोजीशन के लिए अप्लाई करी थी, तो तुम्हें क्या क्या काम आता है। वो बताती है कि मुझे कुकिंग क्लीनिंग सब आता है, और साथ ही में मैं मसाज करना भी जानती हूँ। असल में मेरी फैमिली का एक मसाज पार्लर है। तो इस सुनते के साथ ही हान बहुत ही खुश होता है और कहता है कि फिर तो कितनी अच्छी बात है, मेरे भाई को वैसे भी लेग मसाज देने की जरूरत है। फिर वो उसे हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि अब से तुम मेरे भाई का ख्याल रखोगी। तो जिया को अब कंफर्म हो जाता है कि प्रेसिडेंट शेन तो वो है, ये नहीं। जिया मन में सोचती है कि वैसे भी मुझे अपने फैमिली का सारा कर्जा भरना है, तो इतना तो मैं सही सकती हूँ। फिर वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। तभी शेन कहता है कि देख लेना 3 दिन के अंदर मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। फिर इसके बाद जिया को मेड यहाँ पर उसका रूम दिखा देती है। तो जिया जैसी इतना बड़ा सा रूम देखती है तो वो शॉक हो जाती है
कि मुझे रहने के लिए इतना अच्छा इतना बड़ा रूम दिया जा रहा है, ऊपर से यहाँ पे बेड भी है। वो तो ये सब देखती है बहुत ज्यादा खुश जाती है। तभी मेड उसे बताने लगती है, तुम्हारा काम बहुत ही सिंपल है, असल में तुम्हें रोज मिस्टर शेन के तीनों टाइम के खाने का इंतजाम करना होगा और बस उसके ऑर्डर पर हर वक्त अवेलेबल रहना होगा। ये कहती है कि जब ये काम इतना सिंपल है तो सारी नैनी क्विट करके क्यों जा रही है। तो फिर मेड उसे इस बारे में बताती है कि क्योंकि मिस्टर शेन बहुत ज्यादा डरावने हैं, तो अब तुम अपना ख्याल रखना। और ये मेड भी अपना लगेज लेकर यहाँ से भाग जाती है। फिर इतने में हान यहाँ पर आया होता है और वो जिया से कहता है कि चलो हम लोग एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं ताकि फिर काम के बारे में मैं तुमसे बात कर सकूं। तो जिया तुरंत ही उसे अपना वीचैट दे रही होती है और तभी वो देखती है कि वो उसे नंबर 88 के नाम से सेव कर रहा है। तो वो कहती है कि क्या मेरे से पहले पूरे 87 नैनीज को मिस्टर शेन भगा चुके। तो हान कहता है कि मेरे भाई के पैर के मसाज का टाइम हो गया, तो जाओ तुम अपना काम कर लो। फिर जिया डरते हुए जा रही होती है और सोचती है कि आखिर मैं उससे डर क्यों रही हूँ, वैसे भी वो तो डिसेबल है तो मेरा क्या ही कर पाएगा। फिर जिया शेन को ढूंढने के लिए अंदर जाती है और उसे आवाज देती है और देखती है कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं। तो वो शॉक हो जाती है। तभी उसे फिर सामने सीसीटीवी कैमरा नजर आता है और वो समझ जाती है कि अच्छा। हम देखते हैं कि शेन अपने सीक्रेट रूम में बैठकर जिया को यहाँ पर देख रहा होता है, पर तभी अचानक से वो सोचने लगता है कि ये गायब कहाँ हो गई। फिर वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है और इतने में जिया उसका टी शर्ट पकड़ के उसे रोक लेती है। तो वो तो शॉक रह जाता है कि वो तो फंसी गया। जिया से कहती है कि मैं तभी छोड़ूंगी जब आप मसाज के लिए मानोगे। तो फिर वो चिल्लाता है कि छोड़ो मुझे। जिया कहती है कि ठीक है, लेकिन अब गुस्सा होना बंद करो। शेन अपने व्हील चेयर को घुमाने की कोशिश करता है पर वो वर्क ही नहीं करता। तो जिया उसे बताती है कि मैंने बैटरी पहले ही ले चुकी हूँ, तो इसलिए अगर आप मसाज के लिए नहीं मानोगे तो फिर मैं ये बैटरी दूंगी भी नहीं। तो फिर शेन को गुस्से में मानना ही पड़ता है। उसके बाद जिया उसके पैर का मसाज करने लग जाती है और उसकी पैर के निशान देख कर कहने लगती है कि उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, नहीं तो उसकी जितनी ज्यादा चोट है ना उस हिसाब से तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होता। तो शेन उसकी बातें सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि इससे पहले अब तक जो भी नैनी उसका ख्याल रखने आई हुई थी वो तो उसकी चोट देखकर ही भाग जाया करती थी और डर जाती थी, और जिया तो यहाँ पर उसकी पेन की भी केयर कर रही है और बिल्कुल भी डर भी नहीं रही। शेन कहने लगता है कि कुछ पेन होते ही इनविजिबल है। तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ, वैसे ही जैसे कि आज अगर मुझे अपना ये मसाज करने का काम करने को नहीं मिलता तो फिर मुझे कितना ज्यादा गिल्ट होता और पेन भी होता। शेन पूछता है कि यानी तुम अपना टास्क कंप्लीट कर रही हो। जिया कहती है कि हाँ, इसलिए तो मैं हैप्पी हो चुकी हूँ। तो शेन बस शॉक होकर उसे देख रहा होता है और सोचता है कि इसे मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, क्या ये सब एक्टिंग कर रही है। हम देखते हैं कि शेन का भाई हान अपना ऑफिस में बैठकर इन दोनों को ही देख रहा होता है और वो सोचता है कि ये लड़की तो सच में भाई की कितनी केयर कर रही है, फिर तो कितनी अच्छी बात है। वो तो यहाँ पर ऑफिस में काम करके बहुत ज्यादा परेशान होता है और सोच रहा होता है कि बस भाई जल्दी से ठीक हो जाए और वापस से अपना ऑफिस संभालने के लिए आ जाए। मुझे तो ये सारी फाइल्स देखकर रोज ही चक्कर आते हैं और ऊपर से शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग भी मुझे अकेले हैंडल करनी पड़ रही है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। असिस्टेंट कहता है कि लेकिन मिस्टर शेन के तो पैर डिसेबल हो चुके हैं तो शेयर होल्डर्स इतनी आसानी से उन्हें कंपनी में आने नहीं देंगे। हान कहता है कि मैंने सोच लिया, वो जो लड़की है जिया, मैं उसे एक्स्ट्रा बोनस का ऑफर दूंगा ताकि वो मेरे भाई का पैर रिकवर होने में हेल्प करे, क्या पता फिर मेरा भाई सच में जल्दी से ठीक हो जाए। फिर जिया की जैसी मॉर्निंग में नींद खुलती है तो उसे मैसेज आया होता है। वो देखती है कि उसे हान की तरफ से मैसेज आया है कि अगर वो शेन को ब्रेकफास्ट करवा देगी और उसका मूड हैप्पी कर देगी तो फिर तो वो इस काम पे उसे बोनस देगा पूरे 10,000 युआन। ये देखते के साथ ही वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये 10,000 तो मेरे पेरेंट्स की पूरी मंथली इनकम है। वैसे तो ये बॉस बहुत ज़्यादा स्पॉइल है और इसे हैंडल करना मुश्किल है, लेकिन इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो अब ये मेरे लिए आसान हो चुका है। फिर वो तो बहुत ही खुश होकर जल्दी से कुकिंग करने जाती है कि उसे अब ये बोनस जो लेना है। तभी यहाँ शेन के घर पे उसके डैड आए होते हैं और वो कहने लगते हैं कि आखिर ये नैनी कहाँ से आई हुई है जो कुकिंग के लिए इतना खुश हो रही है। शेन कहता है कि डैड आप ऐसे तो आए नहीं होंगे, तो जरा आप बताओगे कि आपको क्या काम है। शेन के डैड कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम वापस से कंपनी में आने का सोच रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम दोनों पैर से डिसेबल हो चुके हो और तुम कभी ठीक हो ही नहीं सकते।
मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हारे भाई हान को कंपनी में एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करने के लिए मनाया हूँ, तो उससे अब झूठी होप मत दो। शेन कहता है कि डैड, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपने बहुत पहले ही मुझे रिप्लेस करके मेरे भाई हान को कंपनी में लाने का सोच लिया था, और वो तो आपको अच्छा मौका मिल गया क्योंकि मेरे पैर इसी टाइम पे डिसेबल हो गए। इस बात पर उसके डैड बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं और उसे कहते हैं कि उसने अकेले अपने दम पर कंपनी खड़ा किया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनसे इस तरीके से बात करेगा। वो बता देते हैं कि कल तुम्हारी शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग रहने वाली है, तो याद रखना है जब तक तुम्हारा भाई पूरी तरीके से प्रेसिडेंट नहीं बन जाता है तब तक तुम्हें उन्हें शांत करके रखना है। और ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। फिर जिया यहाँ पर कुकिंग करने के बाद शेन को आवाज देती है और कहती है कि बॉस खाना रेडी हो चुका है, तो वो साफ मना कर देता है कि मैं नहीं खाऊंगा। जिया कहती है कि पहले खाना देख तो लो, तो वो ये सारे खाने देखने के बाद कह देता है कि ये तेल वाले खाने मैं नहीं खाता हूँ। तो फिर वो उसे लालच दिला रही होती है कि देखो ये कितना ज्यादा टेस्टी है, क्या इसे कोई नहीं खाने वाला। पर फिर भी शैन कुछ नहीं कहता और चला जाता है। फिर रात में शैन का भाई हान घर पर आया होता है और जिया उससे कहती है कि आखिर अब हम क्या करें, मिस्टर शैन ने तो पूरा दिन से कुछ नहीं खाया और डिनर भी नहीं किया। अब तो हान पूछता है कि आज कुछ हुआ था क्या, तो जिया बताती है कि कुछ हुआ तो नहीं था, लेकिन जब से मिस्टर शैन के डैड उनसे मिलकर गए तब से उनका मूड खराब हो गया। तो फिर हान जिया से बताने लगता है कि उसके डैड असल में शैन के साथ पहले से बहुत स्ट्रिक्ट थे और जब वो छोटा था तो उन्होंने उसे अब्रॉड में स्टडी के लिए भेज दिए थे। फिर जब वो 18 ईयर्स का हुआ और अब्रॉड से वापस आया तो उसने फिर कंपनी संभालना शुरू कर दिया और बहुत ही कम टाइम में कंपनी को इतना सक्सेसफुल बना दिया। पर जैसे ही फिर वो डिसेबल हो गया तो डैड ने मुझे जल्दी से उसकी सीईओ की पोजीशन दे दी है और अब तो मेरा भाई मुझसे मिलने को भी जल्दी तैयार नहीं होता है। जिया कहती है कि आखिर कोई पेरेंट्स ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ, जिया को ऑफर देता है कि अगर तुम मेरे भाई को खुश करने में मदद करोगी और उसे खाना खिलवा दोगी तो फिर बोनस तुम्हें मैं और ज्यादा दूंगा। तो ये सुनने के बाद तो जिया इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो ये करके दिखा देगी। जिया पूछती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि मिस्टर शैन की खाने की क्या क्या पसंद है, फिर मैं उसी हिसाब से उनको खाना दे दूंगी। तो फिर हान सब बताने लगता है कि शैन को क्या चीज़ खाने में बिल्कुल नहीं पसंद और क्या चीज़ पसंद है। तो उसकी सारी चॉइसेस सुनकर जिया नोट कर रही होती है और कहने लगती है कि आखिर ये बिल्कुल एक बिल्ली की चॉइसेस कैसे। वो सोचती है कि वैसे उसके पास एक कैट वाला मनी जार भी है, तो वो इमेजिन कर रही होती है कि मुझे तो एक गोल्डन कैट मिल गई है जिससे मैं तो अमीर होंगी अब। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिया शैन को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई होती है और वो उसे बताती है कि आज उसने उसकी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाई है। तो शैन मना कर रहा होता है कि वो नहीं खाएगा। जिया उसके पास आती है और उसे समझाने लगती है कि किसी और से गुस्सा होकर अपने आप को सजा देकर कोई फायदा नहीं है, कम से कम खाना तो टाइम पर खाना चाहिए। शेन कहता है कि तुम अपनी आइडेंटिटी याद रखो, तुम होती कौन हो मुझे लेक्चर देने वाली। तो वो कहती है कि मैं लेक्चर नहीं दी हूँ, मैं तो बस कह रही थी कि मैं तुम्हारी नैनी हूँ, तो मैं बस अपना काम करने आई थी तुम्हें लेग मसाज देने के लिए। फिर वो उसे मसाज देते हुए उसके पेट की भूख की आवाज सुन रही होती है और कहती है कि वैसे अच्छे बच्चों को खाना खा लेना चाहिए, और मन में सोचती है कि उसे पूरा यकीन है कि अब वो जरूर खाएगा। फिर रात में शैन किचन में खाना ढूंढने आया होता है। जब वो फ्रिज खोलता है तो उसे जिया का नोट लिखा हुआ दिखता है जिसमें लिखा होता है कि वो खाने को बस 3 मिनट माइक्रोवेव में गर्म करके खा सकता है। तो फिर ये तुरंत ही गर्म करने के बाद यहाँ पर खाना एंजॉय कर रहे होते हैं और जिया चुपके से बस अपने मोबाइल फ़ोन से उसे रिकॉर्ड कर लेती है और उसे ऐसे खाते हुए देखकर खुश हो जाती है और उसके भाई हान को ये वीडियो सेंड कर देती है। तो हान तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता है कि बोनस तो अब तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन आखिर तुमने ये करी कैसे। जिया कहती है कि वो मेरे पास खुद का ट्रिक है, मैं बहुत कमाल की हूँ। फिर तभी इतने में शैन जिया को आवाज देता है और उसे कहता है कि उधर छुपी मत रहो, यहाँ सामने आ जाओ। तो वो देखती है कि उसने मिरर की वजह से उसे देख लिया। फिर वो उसके पास आ जाती है और पूछती है कि उसे फ्राइड राइस कैसा लगा। तो वो कहता है कि ठीक ठाक था। जिया फिर शैन के मुंह में कैंडी डाल देती है और उसे समझाती है कि तीखे खाने के बाद उसे कुछ स्वीट चीजें खानी चाहिए। वो उसे कहती है कि वैसे अब तुम अपनी फैमिली की वजह से परेशान मत हो, ज़रूरी नहीं है कि हमारी फैमिली हमारी सारी फीलिंग समझे। और वो उसका मूड यहाँ पे हैप्पी करने की कोशिश कर रही होती है। तो वो कहता है कि तुम्हें ऐसा क्या लग रहा है कि इन सारे हैप्पी कोट्स का मेरे माइंड के ऊपर कुछ असर होगा। तो वो कहती है कि सही बात है,
इससे बेहतर था कि मैं तुम्हारी इस व्हीलचेयर की बैटरी निकाल लेती तो वो ज्यादा अच्छा होता। तो शैन तुरंत ही अपने व्हीलचेयर को पकड़ लेता है और वो सोचता है कि ये बिल्कुल भी मुझे एक डिसेबल पर्सन की तरह ट्रीट नहीं करती है। फिर जिया दूसरी कैंडी देख रही होती है और कहती है कि कैंडी कितनी ज्यादा अच्छी है, आखिर इसे पता नहीं फ्रिज में किसने रखा था। शैन शॉक हो जाता है और कहता है कि तुमने क्या इस कैंडी की एक्सपायरी डेट भी देखी थी? तो वो कहती है कि नहीं। शैन बताता है कि मैं कभी भी शुगर वाली कोई चीज़ नहीं खाता हूँ, यानी कि इसका मतलब है कि ये कैंडी अगर मेरे फ्रिज में थी तो वो मेरे भाई नहीं रखा होगा। और पता है लास्ट टाइम उसने कैंडी कब खाया था? जब वो 15 साल का था, यानी कि 10 साल पहले। जिया फिर तुरंत ही उसके मुंह में से कैंडी निकाल लेती है और कहती है कि रुको मैं अभी पानी लाती हूँ ताकि तुम अपना मुंह धो लो और मैं डॉक्टर को भी कांटेक्ट करती हूँ। तो वो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं इतनी जल्दी मरूंगा नहीं। फिर शैन यहाँ पर जिया को बता देता है कि उसे ब्रेकफास्ट में कल क्या खाना है। तो जिया बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है कि उसने उसे डिश बता दिया। तो वो कहती है कि ठीक है फिर सुबह रेडी हो जाएगा। शैन फिर अपना चला जाता है और जिया को फिर हान का मैसेज आता है कि उसने उसे 10,000 में 50 युआन कम सेंड किए। तो ये सोचती है कि हमारा बोनस का तो डील 10,000 का था ना। हम देखते हैं कि हान यहाँ पर गुस्सा हो गया होता है कि मेरी छुपाई हुई लॉलीपॉप भाई को मिल गई, सब इसकी वजह से हुआ है, तो इसलिए मैंने 50 लेस दिए इसे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिया टाइम पर यहाँ ब्रेकफास्ट और उसकी ब्लैक कॉफ़ी रेडी करके शैन को दे देती है। तो शैन काफ़ी इम्प्रेस होता है कि टेस्ट में भी अच्छा है। वो मन में सोच रहा होता है कि ये बाकी नैनीज से तो बेहतर है, इसे मैं कम से कम कुछ टाइम के लिए तो रोक ही सकता हूँ। फिर इतने में शैन के घर के बाहर जाओ आया होता है और वो बताने लगता है कि दरवाज़ा खोलो, मैं शैन का फ्रेंड हूँ। तो शैन जिया को दरवाज़ा खोलने का ऑर्डर दे देता है। फिर ये जो तो जैसे ही अंदर आया होता है तो वो शैन को देखकर सोचने लगता है कि मुझे तो लगा था कि ये यहाँ पे बीमार पड़ा होगा, लेकिन लगता है ये मज़े में जी रहा है। शैन कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो फिर जो बताने लगता है कि शेयर होल्डर्स ने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हें देखने के लिए, और अब तुम्हें देखने के बाद मुझे पता लग रहा है कि तुम तो सच में पूरी तरीके से डिसेबल हो, कोई काम के नहीं रहे। तो जिया चिल्लाती है कि तुम तो बॉस के फ्रेंड हो ना, तो आखिर उनसे किस तरीके से बात कर रहे हो? वो कहता है कि मैंने गलत क्या बोला। तो शैन के पास आता है और इसे कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारी फियांसी निंग ने तुम्हें छोड़कर चली गई है और वो किसी और बंदे के साथ ही। वैसे पता है वो बंदा कौन है? वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। अब वो तुम्हें छोड़ चुकी है और वो मुझे डेट कर रही है। तुम्हारे एक्सीडेंट के दूसरे ही दिन उसने और मैंने नाइट स्पेंड करे और मेरे पास हम दोनों की वीडियो भी है, क्या तुम देखना चाहोगे? शैन गुस्सा हो जाता है और वो खाने की चीज फेंक कर उससे चिल्लाता है कि निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारा मुंह नहीं दिखना। तभी ये जल्दी से वीडियो कॉल चालू करके सारे शेयर होल्डर्स को दिखाने लगता है कि देख लो ये शैन कितना पागल हो चुका है, ये कंपनी संभालने लायक है बिल्कुल नहीं है। जिया जल्दी से शैन के सामने आ जाती है और उसे छुपा रही होती है। फिर शैन की ये हालत देखने के बाद तो डैड तो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या हरकत है, तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिए। बारी बारी करके सारे शेयर होल्डर्स भी कहने लग जाते हैं कि मिस्टर शैन तो सच में इतना डरावना हो चुका है, इसे हम बिल्कुल भी वापस से कंपनी में नहीं बुला सकते। तभी यहाँ मीटिंग से हान जल्दी से जिया को मैसेज करता है और उसे कहता है कि तुरंत ही उस जो को मेरे भाई से दूर करो और उसे घर से बाहर निकाल दो। जो तो अभी भी शैन का मजाक उड़ाया जा रहा होता है और कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम कभी ठीक हो पाओगे, तुम हमेशा व्हील चेयर पे रहने वाले हो। जिया इस बात पर उसे चिल्लाती है और कहती है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं मिस्टर शैन को ठीक कर दूंगी। जिया इसे किक करती है तो फिर जो चिल्लाने लगता है कि तुम एक मामूली सी नैनी होकर मुझे मारी हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं मारूंगी। जो कहता है कि तुम बस एक मामूली सी नैनी हो और तुम्हारे बोलने से कोई ये ठीक नहीं हो जाने वाला है। जिया कहती है कि अगर मैंने मिस्टर शैन को ठीक कर दी तो क्या तुम इसी वक्त ही उनसे नील डाउन होकर माफी मांगोगे? जो कहता है कि इसे ठीक करना तो दूर है, तुम तो इसका एक पैर भी मूव नहीं करा सकती हो, अगर करा दोगी ना तो मैं तो अब भी नील डाउन करके माफी मांग लूं। तभी यहाँ पर शैन कह रहा होता है कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। जिया जो की शर्त मान जाती है कि ठीक है चलो फिर अपनी शर्त याद रखना। वो तुरंत ही जाती है शैन के पास और वो मीटिंग में सारे शेयर होल्डर से कहने लगती है कि अब आप लोग ध्यान से देखो कि कैसे मैं मिस्टर शैन का पैर मूव करवाती हूँ, फिर आप लोग को भी यकीन हो ही जाएगा कि उनके पैर ठीक हो सकते हैं। जिया शैन से कहती है कि बॉस मुझ पे बिलीव रखो और फिर वो उसके पैर पे मसाज करने लग जाती है। शैन तो सोच रहा होता है कि उसके पैर तो कब का ही मूव करना बंद कर चुके हैं और वो कहाँ ही ठीक हो सकते हैं। तो वो सोचता है कि क्या करना चाहती है। तभी इतने में जिया जो ट्रिक यूज करती है उससे शैन का पैर सच में मूव करता है। तो सारे शेयर होल्डर शॉक हो जाते हैं और हान तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि भाई का पैर मूव हुआ। शैन भी यहाँ पर शॉक हो जाता है और जिया सारे लोगों से कहती है कि आप लोगों ने देख लिया ना, इस बात का ही प्रूफ है कि देखना मिस्टर शैन के पैर जल्द ही पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे।
तो फिर सारे शेयर होल्डर्स पूछते हैं कि इसका ये मतलब है कि फिर मिस्टर शेन वापस कंपनी आएंगे। तो शेन कहता है कि हाँ, इसलिए जब तक के लिए आप लोग मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखो और उसके काम में उसे पूरा सपोर्ट दो। फिर जिया जोशी कहती है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम शर्त हार गए हो तो अब नील डाउन होकर माफी मांगो। तो वो कहता है कि मैं नहीं माफी मांगने वाला, पता नहीं तुमने क्या ट्रिक इस्तेमाल करी होगी। जिया कहती है कि अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं सुनोगे ना, तो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक नैनी क्या करने के लिए कैपेबल है। फिर वो तुरंत यहाँ पर बटन प्रेस करती सारे गार्ड्स को बुला लेती है और उन्हें ऑर्डर देती है कि इसे पकड़ के नील डाउन करवाओ। तो जो डर के मारे फिर सॉरी बोलने लगता है। जिया उसे किक करके उसे नील डाउन करवा देती है और फिर शेन गार्ड्स को कहता है कि इसे जाकर बाहर फेंको। तो वो लोग लेके चले जाते हैं। फिर जिया खुश होकर शेन की तरफ मुड़ती है और वो उसे पूछता है कि आखिर तुमने मेरा पैर कैसे मूव करवाई थी। तो जिया बताती है कि असल में मेरे पेरेंट्स के साथ मैंने इतने टाइम से मसाज पार्लर चलाती आई हूँ, तो उन्होंने मुझे इस बारे में बताया, तो मैंने बस उसी पॉइंट्स को टच करी तो फिर उससे तुम्हारे पैर मूव हो गए। और वो मन में उसके लिए अपसेट हो रही होती है कि आखिर उसका ऐसा फ्रेंड कैसे हो सकता है जो कि उसकी बेइज्जती कर रहा था। यहाँ पर शेन कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें मुझ पे तरस आ रही है। तो जिया तो सोच रही होती है कि हाँ, उसे सच में उस पे तरस आ रही है। अभी शेन कहने लगता है कि अब तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। तो जिया कहती है कि तुम मुझे ऐसे कैसे फायर कर सकते हो, फायर करने का कोई रीजन भी तो होना चाहिए ना, क्या मैंने तुम्हारे पैर मूव कर दी क्या इस वजह से। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें डबल कंपेंसेशन दे दूंगा, लेकिन अभी 1 घंटे में ही यहाँ से निकलो। जिया गुस्सा होती है और कहती है कि ठीक है, मैं पहले अपनी बातें कह दूं फिर मैं चली जाऊंगी। जिया यहाँ पर अपनी सारी बातें उसे सुना देती है कि उसने तो यहाँ पर अच्छे से अपना काम करी थी और वो जो यहाँ पर आया था उसे परेशान करने के लिए, तो उसने बस उसकी हेल्प की उसका गुस्सा निकालने में, तो बस इस वजह से वो उसे फायर कर रहा है। वो कहती है कि ठीक है, मैंने तो अपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी, पर तुम कोई बिना रीजन के मुझे यहाँ से फायर कर रहे हो। वो फिर चली जाती है और फिर जिया अपना लगेज लेकर यहाँ से फिर चली जाती है। फिर पूरा दिन शेन अकेले ऐसे ही घर पे पड़ा रहता है। जब हान घर पे आता है तो वो पूछता है कि भाई आखिर वो नैनी कहाँ पर है। तो शेन बताता है कि मैंने उसे निकाल दिया। हान कहता है कि भाई आप चाहते क्या हो, पता है वो 88 नैनी आई हुई थी और अब तो हाउस कीपिंग कंपनी ने भी मुझे ऑलरेडी ब्लॉक कर चुके हैं, तो आपके लिए मैं जिया जैसी इतनी अच्छी नैनी कहाँ से ढूंढ के ला पाऊंगा। तभी शेन का जो डॉक्टर फ्रेंड उसका चेकअप करने आया होता है, वो चेकअप करके शॉक होता है और कहता है कि तुम्हारे पैर में तो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है, जिसका मतलब है कि तुम अब जल्दी रिकवर कर पाओगे। वो पूछने लगता है कि आखिर क्या तुम कोई नई चीज कर रहे हो, ऐसे कैसे तुम ठीक होने लगे। तो फिर हान बताता है कि मैंने भाई के लिए एक नई नैनी हायर किया था जो कि उन्हें लेग मसाज भी कर दी थी। तो फिर डॉक्टर कहता है कि फिर मैं समझ गया, उसकी वजह से तुम्हारे भाई का पैर ठीक हो पाया, अगर ऐसे ही चलेगा तो फिर एक दिन वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। हान कहता है कि लेकिन भाई ने तो ऑलरेडी उस लड़की को फायर भी कर चुके हैं। तो डॉक्टर कहता है कि फिर तो क्या ही कर सकते हैं। तभी यहाँ पर शेन जिया को याद करने लगता है और फिर वो अपने भाई के इंसिस्ट करने पर मान जाता है कि ठीक है, उसे वापस बुला लेते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिया वापस से अपने घर पहुंच चुकी होती है और अपने पेरेंट्स के साथ होती है। तो वो लोग तो खुश होते हैं कि अच्छा हुआ तुम वापस आ गई, तुम्हें वापस वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर जिया का एक्स बॉयफ्रेंड आया होता है और वो उसकी मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि तुम तो नैनी की जॉब करने गई थी ना, तो वापस क्यों आ गई, लगता है तुम्हें फायर कर दिया गया। जिया कहती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं नैनी की जॉब करने गई थी। वो कहता है कि ये पता लगाना कैसी मुश्किल होगा, आखिर तुम्हारी फैमिली एक मसाज पार्लर शॉप चलाते हैं, तो तुम नैनी बनने के अलावा क्या ही जॉब कर पाओगी। और वो मन में सोचता है कि वो तो जिन कंपनी में काम करता है, तो इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने जिया को नैनी की पोजीशन के लिए ट्रांसफर कर दिया था और इसे तो पता भी नहीं है। जिया की कजिन कहने लगती है कि जब से तुमने इस यू को डंप कर दियो, देखो तब से अटेंशन पाने के लिए फिर से तुमसे मिलने आ गए। तो यू की मॉम कहने लग जाती है कि बकवास करना बंद करो, उल्टा मेरी बेटी ने तुम्हें छोड़ा है समझी, तुम उसके लायक क्यों नहीं हो, और तुम्हें पता भी नहीं है कि वो अब जीन ग्रुप कंपनी के HR डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तुम उसके लायक क्यों नहीं हो। जिया कहती है कि ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा है, इसलिए अपना मुंह लो और निकलो यहाँ से। ये कहने लगता है कि अगर अभी भी तुम मुझसे माफी मांगो ना तो शायद मैं तुम्हें एक चांस दे दूं और वापस से तुम्हें डेट करने के लिए मान जाओ। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम पागल हो गए हो, ये आखिर एक नैनी की जॉब करने लायक है और वैसे भी इसके पेरेंट्स तो म्यूट है, तो ऐसी लड़की से शादी करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी म्यूट ही हो जाएंगे। ऐसा बोलकर वो जिया की और उसके पेरेंट्स की बेइज्जती करने लग जाती है। तो जिया को आ जाता है गुस्सा और वो सीधा इस यू और उसकी मॉम को थप्पड़ लगाती है और दोनों से कह देती है कि निकल जाए यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
तो यू को गुस्सा आता है और वो जिया को मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तो जिया की पूरी फैमिली उसे सपोर्ट करने के लिए आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि वो जिया को हाथ भी लगा कर देखे। तो फिर ये कहता है कि वैसे भी अब तुम कोई लायक की नहीं बची हो, तुम्हें तो फायर भी कर दिया गया है और देख लेना वापस से तुम्हें किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने मिस्टर शेन से जो पंगा ले ली होंगी। तो अब तुम बस जिंदगी भर अपनी मॉम डैड के साथ ऐसी फालतू सी शॉप को चलाती रहो। हम देखते हैं कि शैन बाहर सब कुछ सुन रहा होता है और वो आवाज देकर कहता है कि किसने कहा कि जिया को कोई भी हायर नहीं करना चाहता। तो यू और उसकी मॉम शैन को देखकर जल्दी से बाहर आते हैं और यू से अच्छे से बात कर रहा होता है, पर यहाँ पर तुरंत ही हान ऑर्डर देता है और इसे कंपनी से फायर करवा के इन दोनों को यहाँ से निकलवा भी देता है। फिर कजिन जल्दी से इशारों में यहाँ पर जिया के मॉम डैड को बता देती है कि ये बंदा असल में जिया का बॉस है। तो जिया के मॉम डैड तो यहाँ पर गुस्से में शेन को बातें सुना रहे होते हैं और उसे इशारों में कह रहे होते हैं कि वो यहाँ पर आया भी कैसे, वो लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। तो शेन कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं। तो जिया जल्दी से उसके पास जाती है और उसे झूठ कहती है कि कुछ नहीं, वो तो उल्टा तुम लोगों को वेलकम कर रहे थे। हान कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे थे कि वो हमें जॉब कर देंगे। जिया कहती है कैसे कैसे हो सकता है। वो शेन से पूछती है कि वैसे तुम लोग यहाँ पर आए क्यों। तो शेन कहता है कि असल में मेरे भाई को तुमसे कुछ कहना था। तो हान बताने लगता है कि असल में मेरे भाई को अब रिग्रेट हो गया है, उसने अपनी गलती मान ली है कि वही कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा था और ज़्यादा सेंसिटिव था। तो तुम्हारे जाने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए हम तुम्हें वापस से जॉब के लिए बुलाना चाहते हैं और इस बार हमने कॉन्ट्रैक्ट को वापस से रिन्यू भी करवा दिए। तो देख लो तुम्हें ये ऑफर पसंद आएगा। और वो जिया को कॉन्ट्रैक्ट देता है पढ़ने के लिए। जिया फिर देखती है कि इस बार उसने उसकी सैलरी डायरेक्ट 1 लाख कर दी है। तो वो तो शॉक रह जाती है और जिया के मॉम डैड और कजिन मिलकर यहाँ पर इन लोगों को मना कर देते हैं कि जिया बिल्कुल भी वापस से उनके पास काम करने नहीं आने वाली है। जिया कुछ कह नहीं रही होती है तो शेन को लगता है कि वो भी यही चाहती है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा और वो सभी के साथ जाने लगता है। जिया जब तक इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद उसे रोकने वाली होती है तब तक वो लोग जा चुके होते हैं। जिया के मॉम डैड और कजिन कहते हैं कि अच्छा हुआ ना वो लोग चले गए, तुम्हें क्या हो गया। तो जिया बताती है कि उन लोगों की तरफ से उसे पूरे 1 लाख हर महीने का ऑफर है और इतना अच्छा ऑफर वो नहीं ठुकरा सकती है, इससे तो वो लोग कितने ज्यादा रिच हो जाएंगे। तो यहाँ पर उसके पेरेंट्स भी मान जाते हैं और जिया कहती है कि कोई बात नहीं, अब मैं 2 दिन बाद जब काम करने पहुंचूंगी तो फिर मिस्टर शेन को सरप्राइज दूंगी। दूसरी तरफ शेन फिर अपने भाई हान के साथ घर पहुंच जाता है और हान कहता है कि भाई आप फिक्र मत करो, मैं आपके लिए न्यू नैनी ढूंढ दूंगा। शेन मना करता है कि नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर हान अपना काम से चला जाता है और फिर शेन अकेला पड़ जाता है और वो जिया को याद करने लगता है। इसी तरीके से 2 दिन बीत जाते हैं और वो अपसेट होकर सोच रहा होता है कि अब तो वो थोड़ी ना आने वाली है। वो सोच रहा होता है कि पहले उसकी फियांसी उसे चीट करके चली गई, उसके बाद उसके मॉम डैड भी उससे कोई प्यार नहीं करते और अब तो जिया जो कि उसकी केयर कर रही थी वो भी वापस नहीं आने वाली। पर तभी इतने में जिया पहुंच जाती है और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। तो वो उसे देखते के साथ ही खुश जाता है और कहता है कि तुम वापस आ गई। जिया कहती है कि मैंने इस बारे में मिस्टर हान को बता दी थी, तो उन्होंने क्या आपको कल मैसेज करके नहीं बताया। तभी इतने में शेन को हान का मैसेज आया होता है कि भाई मैं बताना भूल गया था कि आज जिया वापस से काम करने आ जाएगी, उसने मुझे कल ही बताई थी। शेन फिर अपने पसंद का ब्रेकफास्ट यहाँ पर जिया को बता देता है और वो तुरंत ही फिर खुशी खुशी कुकिंग करने चली जाती है और शेन बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने आप को पिंच करके सोचता है कि यानी ये सच में सपना नहीं है। और फिर जिया तुरंत ही कुकिंग करके यहाँ पर शेन को उसका ब्रेकफास्ट ला के सर्व कर देती है। फिर शेन जब यहाँ ब्रेकफास्ट खा रहा होता है तभी जिया उसे देखकर कहने लगती है कि मिस्टर शेन आपने शेव कर लिया। तो वो हाँ कहता है। जिया कहती है कि सच में आप सच में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। तो शेन अपना शौक हो जाता है। जिया कहती है कि वैसे आपके बस बाल काटना बचे तो क्यों ना मैं आपके बाल काटने में हेल्प कर दूं। वो कहता है कि तुम्हें बाल काटना भी आता है। जिया बताती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने अब तक बहुत सारे कैट और डॉग्स का बाल कट कर चुकी हूँ। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझे कैट डॉग समझ रही हो। जिया कहती है कि फिक्र मत करो, मुझे बाल काटना अच्छे से आता है, जैसे मैंने उनका कट करी आपका भी कट ही कर लूंगी। वो लोग भी तो आखिर जिंदा चीज ही थे ना। और फिर जिया जब यहाँ शेन का बाल कट करी होती है तो वो अभी भी डाउट कर रहा होता है कि तुम सच में कट कर लोगी ना। तो अभी जिया गलती से उसका बाल पीछे से गलत तरीके से कट कर देती है तो डर जाती है। शेन कहता है कि क्या वो कुछ गलत हुआ क्या। जिया कहती है कि बिल्कुल नहीं और वो वापस से बाल सही कर देती है। वे कोई डोरबेल बजाता है तो वो कहती है कि मैं जाकर देख कर आती हूँ और बॉस आप फिक्र मत करो, मैं किसी को भी आपको हर्ट करने नहीं दूंगी। यहाँ घर पे शेन का डॉक्टर फ्रेंड आया होता है। उसे देखकर जिया कहने लगती है कि आखिर तुम कौन हो। देखो अगर तुम मेरे बॉस को यहाँ परेशान करने आए हो तो मैं बता दूं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी यहाँ पर शेन पहुंच जाता है और बताता है कि वो असल में मेरा डॉक्टर है।
तो तुम इतनी फिक्र मत करो, वो मेरा अच्छा फ्रेंड है। फिर ये डॉक्टर भी बताने लगता है कि हाँ मैं यहाँ पर शेन का पैर का चेकअप करने आया हूँ। तो जिया उसे कहती है कि सॉरी। तो फिर वो तो यहाँ पर शेन से कह रहा होता है कि तुम्हारी नैनी तो सच में तुम्हारी कितनी केयर करती है। फिर इसके बाद वो शेन का चेकअप करने के लिए उसके पैर की चोट खोल रहा होता है और जिया से कहता है कि क्यों ना तुम बाहर जाओ। तो जिया कहती है कि क्या मैं नहीं देख सकती। शेन कहता है कि उसे रहने दो, नहीं तो फिर वो मेरी व्हीलचेयर की बैटरी निकाल लेगी। फिर ये डॉक्टर बताता है कि जैसा मैंने लास्ट टाइम तुमसे कहा था कि तुम्हारे पैर की कंडीशन सच में अच्छी हो गई है, तो ऐसी धीरे धीरे चलता रहा तो तुम्हारे पैर रिकवर हो जाएंगे। जिया सुनते के साथ ही खुश होती है और कहती है कि इसका मतलब है कि मिस्टर शेन फिर से खड़े हो पाएंगे। वो कहती है कि फिर तो कितनी ज्यादा अच्छी बात है। शेन जिया को ही देख रहा होता है और सोचता है कि मेरे पैर ठीक होने से इसे कितनी खुशी मिल रही है, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जिया तो मन में ये सोच रही होती है कि जब मिस्टर शेन को खाना खिलाकर मुझे इतना सारा बोनस में पैसे मिल रहा है, तो अगर मेरी वजह से इनका ये पैर ठीक हो गया तो फिर मुझे कितने सारे पैसे मिलेंगे, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। शेन यहाँ पर अपने डॉक्टर फ्रेंड को बताता है कि असल में मैंने पता लगाया कि 3 महीने पहले जो मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था ना, वो इंटेंशनल हुआ था, तो इसलिए अब मेरा पैर ठीक हो रहा है, इस बारे में बाहर किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। तो जिया कहती है कि बॉस बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं इस बात को सीक्रेट रखने वाली हूँ और किसी को भी बताऊंगी नहीं। डॉक्टर बताता है कि असल में शेन को तुम अगर रोज अच्छे मूड में रखोगी ना तो उसकी रिकवरी में और हेल्प मिलेगी। तो जिया फिर इस बारे में सोच रही होती है। फिर नेक्स्ट डे वो उसे अपने साथ बाहर वॉकिंग पे लेकर जाती है। तभी यहाँ पर जो और निंग इन दोनों को देख लेते हैं और निंग यहाँ पर कहने लगती है कि ये शेन आज बाहर कैसे निकला हुआ है, क्या ये ठीक हो रहा है। तो जो कहता है कि मुझे तो नहीं लगता, वैसे तो लास्ट टाइम इस लड़की की वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया था और बोर्ड मीटिंग के टाइम पर वो हीरो बन गया था, लेकिन नहीं, अब मुझे प्रूफ करके दिखाना होगा कि ये कभी ठीक हो ही नहीं सकता है। शेनजिया से पूछता है कि तुम यहाँ मुझे ग्राउंड में क्यों लेकर आई हो। तो कहती है कि मैं आज तुम्हें बाहर वॉक पर लेकर आई ताकि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। और जिया तो मन में उसे कैट की तरह ट्रीट कर रही होती है। तभी इतने में जो बच्चे लोग यहाँ पर सॉसर खेल रहे होते हैं उन लोग का बॉल आ जाता है। तो जिया बॉल उठाकर कहती है कि बॉस चलो हम लोग भी साथ मिलकर सॉसर खेलते हैं। शेन कहता है कि तुम मेरी हालत देख रही हो, तुम्हें लगता है मैं खेल पाऊंगा। तो जिया तो उसे यहाँ पर गोलकीपर बनाने का काम दे देती है और कहती है कि अब आप वहीं पर रहो और जब बॉल कहीं वहां चला जाया करेगा तो हमें वापस दे दिया करना। वैसे भी आपकी व्हीलचेयर तो मूव करती है, तो ये काम तो कर ही लोगे ना, मुझे आप पर यकीन है। शेन चिल्लाने लगता है कि तुम मुझे यहाँ ऑर्डर दे रही हो। तो जिया अपने कान बंद करके भाग जाती है और बच्चे लोग के साथ खेलने लगती है। तो फिर शेन उसे देखकर खुश हो रहा होता है और तभी जिया यहाँ पर बॉल से खेलते हुए उसे किक करके शेन को कैच करने के लिए बोल देती है और शेन टाइम पर कैच कर लेता है। तो वो खुश होकर उसे कहती है कि देखा तुम कितने ज्यादा ऑसम हो। तभी यहाँ पर सारे बच्चे शेन के पास आ जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि अंकल आपकी चेयर तो कितनी ज्यादा अमेजिंग है, तो क्या आप हमें इस चेयर पर बैठने के लिए दोगे, मैं आपको अपना ये टॉय भी दे दूंगा। बारी बारी करके सारे बच्चे ही बैठना चाह रहे होते हैं। शेन फिर अपसेट हो जाता है। जिया कहती है कि चलो वापस चलते हैं। तो कहता है कि तुम बोल रही थी ना कि तुम्हें बाहर वॉक करना है। तो फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें बाहर खुश करने के लिए लेकर आई थी, लेकिन तुम तो ना खुश हो चुके हो, तो फिर बाहर आके भी क्या ही फायदा है। तो शेन सोचने लगता है कि उसे मेरी खुश होने की इतनी बड़ी है। फिर वो उसे बताने लगता है कि वो बस थोड़े टाइम के लिए अपसेट हुआ था और ज्यादा नहीं। जिया समझाती है कि तुम्हें अगर कोई भी चीज अनहैप्पी करिए ना तो उसे जोर से कहकर निकाल दो, उसे मन में मत रखो। जिया की बातों से शेन का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है कि आज तक कोई उसकी केयर तो करता ही नहीं था और वो पहली है। फिर यहाँ पर जिया सारे बच्चों को चॉकलेट्स दे दी होती है। तो वो लोग को तो चॉकलेट नहीं बल्कि अभी भी शेन की व्हीलचेयर की पड़ी होती है। तो शेन मान जाता है और उन सभी को थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर बैठा लेता है और जिया फिर इन लोग की फोटो क्लिक कर रही होती है। इतने में यहाँ पर जो और निंग पहुंच जाते हैं। जो कहने लगता है कि तुम क्या ठीक हो गए हो जो यहाँ बाहर आकर घूम रहे हो और बच्चे लोग के साथ खेल रहे हो। तो निंग कहती है कि वैसे भी अब वो यूजलेस बन चुका है ना, तो बच्चों के साथ खेलने के अलावा वो क्या ही कर सकता है। सारे बच्चे फिर अपना खेलने चले जाते हैं और जिया इन लोगों से पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तो निंग बताती है कि मेरी और जो की एंगेजमेंट होने जा रही है और क्योंकि शेन जो का अच्छा फ्रेंड है तो हम यहाँ पर उसे इनवाइट करने आए थे। तो जिया कहती है कि सच में तुम दोनों के दोनों बिल्कुल सेम हो और बहुत ज्यादा शेमलेस भी। तो निंग चिल्लाती है कि तुम एक नैनी होकर हमारे बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो। तो जो कहता है कि जाने दो, इस नैनी से बातें करके क्या ही मतलब है तो ये एक लो क्लास लड़की ना। शेन यहाँ पर ऐसे चिल्लाता है कि उसे लो क्लास मत बोलना, वो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो जो कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा बोलते हुए शर्म भी नहीं आ रही, लोग सुन लिए ना कि तुम अपनी नैनी के बारे में इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो तो वो तुम पर हंसेंगे। ओ हाँ, आखिर नैनी के सहारे तो तुम घूम फिर पा रहे हो। जिया शेन के पास आती है और कहती है कि तुम इसे इग्नोर करो, हम लोग यहाँ से चलते। तभी जो सोचता है कि मैं इसके पैर ठीक होने दे ही नहीं सकता हूँ।
वो बॉल को किक करके शैन की व्हील चेयर को ढकेल देता है, जिसकी वजह से शैन नीचे गिर जाता है। तो जो को खुशी मिलती है कि अच्छा हुआ इसके पैर ठीक हुए ही नहीं है। वो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि तुम तो बड़ा ठीक होने का नाटक कर रहे थे ना, तो अब क्या हो गया। निंग कहती है कि आखिर जिन कंपनी के सीईओ जो कि यहाँ पे ठीक से उठ भी नहीं पा रहा है और जमीन में क्रॉल कर रहा है, मुझे तो देख कर ही हंसी आ रही है। ये मोमेंट तो बिल्कुल पिक्चर लेने वाला है। वो उसका वीडियो बनाने लग जाती है। जिया को उठाने के बाद सीधा निंग के पास आती है और उसका फोन ले लेती है और कह देती है कि दोबारा मेरे बॉस की पिक लेने की सोचना भी मत, नहीं तो फिर मैं सिर्फ पुश ही नहीं करूंगी बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा हाल कर दूंगी। और वो तुरंत ही उसके फोन से फोटो डिलीट कर देती है। तो जो कहता है कि फोटो तुमने डिलीट कर दी तो क्या हो गया, आखिर तुम ये बात तो नहीं छुटला सकती ना कि ये डिसेबल है और ये ठीक ही नहीं हो सकता, ऐसे बोलकर वो और हंस रहा होता है। तो जिया उसे पैर पे ऐसे किक करती है कि वो उठ ही नहीं पाता। तो जिया भी फिर हंसने लगती है और कहती है कि क्या हुआ, अब तुम खुद नहीं चल पा रहे हो। वो यहाँ पर लोगों को आवाज देकर बुला रही होती है कि आओ इसे उठाने में कोई मदद कर दो, आखिर इतना फेमस बंदा नीचे गिर गया और उठ ही नहीं पा रहा है। निंग चिल्लाती है कि तुमने एक तो जो को मारी हो, तो रुको मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, तुम बचो कि नहीं। जिया कहती है कि हाँ हाँ करो, वैसे भी तुम लोगों ने पहले बुली किया तो पुलिस भी तुम दोनों को पहले देखेंगी। तो फिर ये दोनों डर जाते और जो तो शेन से कहने लगता है कि तुम्हारी नैनी कितनी ज्यादा एरोगेंट है। शेन कहता है कि मैंने ही उसे स्पॉइल किया हूँ, वो जो चाहे वो कर सकती है। और फिर जिया और शेन दोनों अपने यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ जो को परेशान करने के लिए उसके पास एक डॉग आ जाता है। दूसरी तरफ जिया शेन को समझा रही होती है कि उसे उन दोनों की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि उसके पैर एक दिन जरूर ठीक हो जाएंगे। वो यहाँ पर उसकी तारीफें कर रही होती है कि उसे तो खुश होना चाहिए कि वो आखिर इतना ज्यादा हैंडसम जो है। शेन तो खुश हो रहा होता है और सोचता है कि यानी मेरी इमेज उसकी नजरों में इतनी ज्यादा अच्छी है। जिया तो ये सोच रही होती है कि आखिर वो इतने सारे पैसे जो उसे देता है तो इसलिए तो वो सबसे बेस्ट बॉस है। जिया कहती है कि वैसे आज उन दोनों स्कमबैग्स को मारने में मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आई है। जिया कहती है कि इसी बात पे पार्टी करना तो बनता है, तो क्यों ना मैं आपको खाने की ट्रीट दूं। शेन कहता है कि तुम मुझे डिनर की ट्रीट दे दो। जिया मन में सोच रही होती है कि आखिर उसे इतनी अच्छी खासी सैलरी तो मिल रही है तो एक डिनर की ट्रीट तो बनती ही है, इतना तो वो अफोर्ड कर ही लेगी। फिर उसके बाद ये लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये लोग लड़कियों का डांस भी देख रहे होते हैं। पर शेन तो ये सब देखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता, पर जिया को मजे आ रहे होते हैं। वो कहती है कि ये सारी लड़कियां कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है ना, और वो खाना एंजॉय कर रही होती है। तभी स्टाफ आकर उसे पूछती है कि अगर वो चाहे तो वो सारी लड़कियां उन लोगों की केयर करने यहाँ पर भी आ जाएंगी। तो जिया फिर बुला लेती है। जैसे ही ये लड़की यहाँ पर शैन को मसाज देने के लिए उसके पीछे आती है तो शैन कह देता है कि मुझे जरूरत नहीं है। तो फिर वो लोग यहाँ पर जिया की केयर करने में लग जाती है। तो जिया उनसे अपनी केयर करवा रही होती है और वो खुश हो रही होती है। पर फिर इसके बाद आखिर में जब स्टाफ यहाँ पर बिल पे करने के लिए जिया के पास सारी चीजों का बिल बताने आती है तो जिया इतने सारे पैसे सुनकर शॉक हो जाती है। शैन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं पे कर देता हूँ। तो जिया कहती है कि नहीं नहीं, आखिर मैंने बोली थी कि ये ट्रीट मेरी तरफ से होगी तो मैं आपको पे करने के लिए कैसे दे सकती हूँ। शैन कहता है कि ठीक है फिर तुम ही पे कर दो, और वो अपना फिर मोबाइल नहीं निकालता है। जिया सोचती है कि मैंने तो बस एक ही बार मना करी थी, ये तो सच में रुक गया। फिर वो अपसेट होकर खुद ही बिल पे करने के लिए अपना फोन निकालने जाती है, पर उसे पता लगता है कि वो अपना फोन लाना भूल गई है। फिर शैन भी देखता है कि वो भी अपना फोन नहीं लाया है। तो दोनों फिर यहाँ पर स्टाफ को बताते हैं। तो स्टाफ तो अपने बॉस को यहाँ पर बुला कर ले आती है, जो कि इन लोगों को चिल्लाने लगता है कि क्या वो लोग फ्री में यहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे। वो कह देता है कि अगर तुम लोगों ने बिल नहीं पे करे तो तुम दोनों फिर यहाँ से जा नहीं सकते हो, तुम लोगों को यहाँ के सारे बर्तन धोने पड़ेंगे। जिया फिर बहाने करने लगती है कि क्यों ना आप मेरे बॉस को यहाँ पे रख लो, जब तक वो यहीं पे रहेंगे मैं तब तक घर जाकर अपना फोन ले आऊंगी और बिल पे कर दूंगी। शेन कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो जिया कहती है कि बॉस कंडीशन ही ऐसी है तो प्लीज मान जाओ। जिया यहाँ पर इस रेस्टोरेंट के बॉस से कहने लग जाती है कि आखिर मेरे बॉस की जो व्हील चेयर है ना, ये भी बहुत ज्यादा महंगी है, अगर मैंने सच में पे नहीं करी ना तो आप इसे भी बेच सकते हो। तो फिर ऐसे करके वो मना ही रही होती है। अभी शेन सोचता है कि ये तो मुझे बेचे डाल रही है। फिर वो तुरंत ही अपना बटन प्रेस करता है तो उसके सारे गार्ड्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो ये सभी तो शॉक रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। शेन अपने गार्ड से कहता है कि उन लोगों को उसे कोई प्रोटेक्ट करने का काम नहीं करना है, बल्कि बहुत ही छोटा सा काम करना है, बिल पे करने का। शेन जी ऐसे कहता है कि तुम्हें ये रेस्टोरेंट पसंद आया ना। फिर वो रेस्टोरेंट के बॉस से बात कर लेता है कि क्या आप ये मुझे बेचना चाहोगे, मैं अच्छे प्राइस में खरीद लूंगा। तो फिर वो बॉस तो तुरंत ही बेचने को तैयार हो जाता है और शेन ये रेस्टोरेंट जिया के लिए खरीद देता है और कहता है कि अब तुम जितना चाहिए
मिठाई इधर से खा सकती हो। तो फिर वो मज़े में खाना एंजॉय करती। फिर जब दोनों वॉक करके यहाँ से जा रहे होते हैं तो जिया सॉरी कहने लगती है कि आज उसकी वजह से इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी और वो भी एम्बेरस्ड हो गया था। जिया पूछती है कि वैसे तुमने वो रेस्टोरेंट क्यों खरीदा, तुम्हें वहाँ की ब्यूटीफुल लड़कियाँ पसंद आई? तो वो कहता है कि वो ब्यूटीफुल लड़कियाँ तो तुम्हें पसंद आई थी ना। जिया पूछती है कि वैसे ये बताओ आज तुमने हैप्पी फील किया कि नहीं? तो शेन कहता है कि क्या ये चीज़ इंपॉर्टेंट है? तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए तुम्हें बाहर लेकर आई थी। लेकिन हाँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि हमें रास्ते में वो जो अर्निंग मिल जाएंगे और फिर डिनर भी इतना ज़्यादा ऑकवर्ड बन जाएगा, मैंने सोची नहीं थी। शेन सोचता है कि ये मुझे खुश करने के लिए इतनी सारी मेहनत करी थी। जिया कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगली बार मैं कभी तुम्हें डिनर की ट्रीट दूंगी ना तो अच्छे खासे पैसे लेकर चलूंगी, और मैंने प्रॉमिस अगर कभी तोड़ी ना तो मेरे ऊपर बिजली गिर जाए। तब यहाँ पर सच में बारिश होना शुरू हो जाती है और जिया डर कर फिर यहाँ पर शेन के ऊपर गिरने लगती है। तो वो तो उसे देखता रह जाता है। फिर जिया जल्दी से उसकी व्हील चेयर को पुश करते हुए लेके जा रही होती है और शेन बस सोच रहा होता है कि उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई है। फिर घर आने के बाद शेन तो बीमार हो चुका होता है तो जिया उसकी केयर करने में लग जाती है और वो उसका बुखार कम करने के लिए उसके सर पे कपड़ा रखकर पूरी रात भर उसकी केयर करती है। फिर ऐसी मॉर्निंग हो जाती है और जिया यहाँ पर शेन की केयर करते हुए उसके बॉडी मसल्स दिखने लगती है। वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रही होती है उसे टच करने के लिए। तभी शेन चाक जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पसंद है? जिया बहुत ज्यादा शाय होती है और कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करी थी। तो शेन कहता है कि देख लो तुम्हारे हाथ कहाँ पर है। जिया जल्दी से अपना हाथ हटाती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ कुकिंग करने, और वो भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन जिया और अपने भाई हान के साथ निंग और जो की एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए आया होता है। तो हान और जिया दोनों ही कह रहे होते हैं कि आखिर उसे इस एंगेजमेंट सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने की क्या जरूरत थी। तभी यहाँ पर जिया तो कह रही होती है कि उन दोनों चीटर्स को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो शेन कहता है कि तुम कुछ करने वाली हो? वो कहती है कि बॉस, उन लोगों ने तुम्हें बुली किया था ना, तो मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। वो हान से कहती है कि तुम्हारा ये रॉकेट मुझे बहुत ही काम का लगता है और लगता है तुम भी इन लोग की वेडिंग सेरेमनी खराब करने का कोई प्लान बना रहे हो। फिर हम देखते हैं कि इस एंगेजमेंट सेरेमनी में आए हुए लोग जब यहाँ शेन को देखते हैं तो कहने लगते हैं कि ये तो आखिर निंग का एक्स फियांसी है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या इसे यहाँ पर आने में शर्म नहीं आई? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मिस्टर शेन निंग से इतना ज्यादा प्यार करता है कि इसने खुद डिसेबल होने के बाद अपने फ्रेंड को उसे खुद दे दिया। जिया को ये सब सुनते के साथ ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और वो उन्हें चिल्लाने लगती है कि तुम लोग कितने शेमलेस हो जो कुछ भी रूमर बना रहे हो। हान भी चिल्लाता है कि पता नहीं इन लोगों को ये सब झूठी रूमर बताने के लिए किसने बोला है। फिर जिया देखती है कि यहाँ पर तो सिर्फ सीढ़ी है, तो वो शेन से कहने लगती है कि जानबूझ के जो ने उसकी बेइज्जती करने के लिए बिल्कुल भी उसके अंदर जाने का ठीक से इंतजाम नहीं कर रहा है ताकि उसकी यहाँ पर बेइज्जती हो। शेन कहता है कि फिक्र मत करो, अब वो यहाँ पर खुद हमें बुलाने के लिए आएगा और मुझे अंदर लेकर जाएगा। तो जिया कहती है कि वो कैसे? तो वो कहता है कि बस इंतजार करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो और निंग जैसी अपनी पार्टी में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कोई भी गेस्ट यहाँ पर नहीं है। वेट्रेस उनको बताती है कि सारे गेस्ट बाहर ही खड़े और वो अंदर आने से डर रहे क्योंकि जब मिस्टर शेन अंदर नहीं आ पा रहे तो उन लोग को भी डर लग रही है। हम देखते हैं कि सारे लोग बाहर ही खड़े होते हैं और जिया और हान दोनों शेन के व्हील चेयर पे थोड़ा थोड़ा बैठ जाते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि अच्छा हुआ हमारे पास बॉस की व्हील चेयर है, नहीं तो हम लोग तो खड़े खड़े थक ही जाते। फिर इतने में जो बाहर आकर कहने लगता है कि तुम लोग अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? तो सारे लोग कहते हैं कि जब मिस्टर शेन अंदर नहीं जा पा रहे तो हम कैसे जा सकते हैं, हमें तो भाई मिस्टर शेन से पंगा नहीं लेना है। तो जो और निंग शेन को अंदर चलने बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पर फिर जिया उसके बदले में बताती है कि मिस्टर शेन ने कह दिया कि तुम लोग जब तक उन्हें उठा के अंदर नहीं लेके जाओगे तब तक वो अंदर नहीं जाएंगे। तो निंग कहने लगती है कि तुम पागल हो गए हो। तभी जो मान जाता है ठीक है तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो कि हमारी एंगेजमेंट पार्टी कैंसिल हो जाए? और फिर दोनों मिलकर जाते और शेन की व्हील चेयर को उठा के अंदर ले आते हैं। तो सारे लोग इनके ऊपर ही हंसते होते हैं। फिर यहाँ अंदर आने के बाद जो फिर शेन की बेइज्जती करने की कोशिश करता है और उसका मजाक उड़ाता है कि वैसे मैं अपने फ्रेंड को थैंक्स करना चाहूंगा कि उसकी वजह से मुझे निंग मिल पाई है और आज हमारी फिर एंगेजमेंट होने जा रही है, तो इसका क्रेडिट मेरे फ्रेंड को जाता है। तो यहाँ पर जिया को गुस्सा आ जाती है और वो उससे चिल्लाती है कि क्या तुम्हारे कोई पेरेंट्स नहीं है जो तुम इतने ज्यादा बदतमीज हो गए हो और स्टेज पर जाकर मेरी बॉस की बेइज्जती कर रहे हो? तो जो कहता है कि मेरे पेरेंट्स बस यहाँ पर आए नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है। तो फिर वो कहती है कि पक्का तुम जैसे बेटे को देखकर वो बहुत ही एम्बेरस्ड हो चुके होंगे क्योंकि अगर मेरा बेटा भी तुम जैसा होता ना तो मैं भी यहाँ पर नहीं आती। तो जो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो जिया के ऊपर हाथ उठाने जाता है पर जल्दी से यहाँ पर जिया को गिरते हुए देखकर व्हील चेयर पे से उठ जाता है और उसे बचा लेता है। तो सारे लोग ये देखते रह जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि ये क्या चल रहा है,
ये शेन तो डिसेबल था ना, ये आखिर खड़ा कैसे हो गया? फिर यहाँ पर शेन के पैर दर्द होने लगते हैं तो वो जिया को कहता है कि मेरी हेल्प करो मुझे बैठाने में। फिर तभी इतने में यहाँ पर शेन का भाई हान आया होता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारी यहाँ एंगेजमेंट पार्टी में आया था और तुम्हारा बाथरूम ही फट गया, देखो मेरा क्या हाल हो गया है। वो यहाँ पर जोर से फाइट करने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरे सारे कपड़े पे स्मेल आ रही है। तो सारे लोग इन लोग को देखकर हंस रहे होते हैं। पर फिर यहाँ शेन की तबीयत खराब होने लगती है तो जिया हान से बताती है कि शेन की तबीयत खराब हो रही है तो मैं उसे हॉस्पिटल लेके चली हूँ। तो फिर हान भी यहाँ जो के साथ फाइट करना छोड़ता है और वो भी अपने भाई के साथ यहाँ से चला जाता है। फिर जो को तो शेन के ऊपर इतनी ज्यादा गुस्सा आती है कि इसकी वजह से मेरी एंगेजमेंट पार्टी खराब हुई, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हम देखते हैं कि शेन यहाँ हॉस्पिटल गया होता है और उसका डॉक्टर फ्रेंड उसका चेकअप करने के बाद उसकी रिपोर्ट देखकर बताता है कि असल में उसने जो ऐसे अचानक से खड़े हो गया है, इससे उसके ट्रीटमेंट में अब थोड़ा डिले हो गया है और वो दोबारा ऐसी कोशिश ना करे, नहीं तो वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएगा। तो जिया कहती है कि मेरी गलती है, आखिर बॉस मुझे बचाने के लिए खड़े हो गए थे, नहीं तो उनकी ये हालत ना होती। फिर जिया को तो शेन के लिए बुरा लगने लगता है और वो अपसेट हो रही होती है कि उसकी वजह से ये हालत हो गई उसकी। तो शेन कह रहा होता है कि नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी इन दोनों को देखकर शेन का ये डॉक्टर फ्रेंड सोच रहा होता है कि शेन पक्का इस लड़की को लाइक करने लग गया है। तभी वो कहता है कि तुम शेन की इतनी फिक्र मत करो, तुम्हें पता है जब असल में इसका एक्सीडेंट हुआ था ना और ये डिसेबल हो गया था तब तो इसे और भी ज्यादा दर्द हुआ था और इसे हर रोज पेन किलर्स लेने पड़ते थे, तो उसके सामने तो ये दर्द कुछ भी नहीं है। ये सुनते के साथ ही जिया को शेन के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो कहने लगती है कि फिर तो तुम्हें कितना ज्यादा दर्द होता होगा ना। वो उसे पूछने लगती है कि क्या अभी भी तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अभी कैसा फील कर रहे हो तुम? तो शैन इसकी बातें सुनते के साथ ही याद कर रहा होता है कि जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था तो उसका भाई और उसके डैड हॉस्पिटल में आए हुए थे। उसका भाई तो उसकी फिक्र कर रहा था पर उसके डैड तो उससे बहुत ज्यादा ही गुस्सा थे और वो उसकी फिक्र भी नहीं कर रहे थे और कह रहे थे कि अभी तो हमें कंपनी संभालनी है। फिर शैन यहाँ पर जिया से खुश हो रहा होता है और उसे बताने लगता है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता था। तो फिर जिया उसे कहने लगती है कि तुम अपनी सारी चीजें मुझसे शेयर कर सकते हो, हमारे बीच में सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है। तो वो कहता है कि और क्या है? तो जिया कहती है कि हम अच्छे फ्रेंड्स भी है, मैं तुम्हें अपना बहुत ही अच्छा फ्रेंड समझती हूँ, वैसे तो मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी फ्रेंड बनने लायक हूँ नहीं। तो शेन कहता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, और वो मन में सोचता है कि मैं आखिर क्या ही सोच रहा था, ये बस मुझे फ्रेंड समझती है। फिर जिया सोचने लगती है कि आखिर क्या हुआ है, ये अपसेट क्यों हो गया, लगता है जो अर्निंग की वजह से ही ये परेशान हो चुका है। उन लोगों ने अपनी फ्रेंडशिप जो इसके साथ खराब कर ली इस वजह से। जेशन से कह देती है कि तुम्हें कभी भी कुछ चाहिए रहेगा ना तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए हर वक्त अवेलेबल रहूंगी और हाँ मैं एक्स्ट्रा फीस भी नहीं चार्ज करूंगी और हाँ तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई भी इम्प्रॉपर थॉट्स भी नहीं रखूंगी। मैं कभी भी अपने फ्रेंड्स को डेट नहीं करती हूँ, जैसे कि लवर्स का ब्रेकअप हो जाता है, शादियों का डिवोर्स हो जाता है, लेकिन फ्रेंडशिप कभी नहीं टूटती है। शैन फिर भी कुछ नहीं कह रहा होता है तो जिया सोचती है कि वो अभी भी अपसेट है। फिर इतने में जो की आवाज आती है कि वो यहाँ पर शैन का आवाज दे रहा है। तो जिया शैन से कहती है कि बॉस तुम फिक्र मत करो, मैं जाती हूँ उसे हैंडल करने के लिए, आखिर अब मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ तो अब सब मुझ पे छोड़ दो। वो यहाँ पर अपने आंखों में नकली आंसू डाल देती है और तुरंत ही रोने धोने का नाटक करते हुए बाहर निकलती है और इसे देखकर शैन और उसका डॉक्टर फ्रेंड तो शौक हो रहे होते हैं कि क्या कर रही है। जिया बाहर आने के बाद जो और पुलिस ऑफिसर के सामने रोने धोने का नाटक स्टार्ट कर देती है। जो पुलिस को लेकर आया होता है शैन से मिलाने के लिए कि शैन ने उसकी एंगेजमेंट पार्टी खराब कर दिया। तो जिया यहाँ पर रोने धोने का नाटक करते हुए पुलिस ऑफिसर को बताती है कि ये सब झूठ कह रहा है, उल्टा इसकी वजह से शैन इतना ज्यादा बीमार हो गया कि अब तो वो होश में भी नहीं आ रहा है। और वो इतना रोने धोने का नाटक करती है कि पुलिस ऑफिसर उसकी बात पे बिलीव कर लेते हैं और जो को ही चिल्लाते हैं। जो कहता है कि तुम झूठ मत बोलो और शैन को बाहर निकालो। तो कहती है कि जब वो कोमा में है तो बाहर कैसे आएगा। ऑफिसर मान जाते हैं और जो को चिल्लाते हैं और उसे यहाँ से लेकर चले जाते हैं। तो जिया तो खुशी आती है और फिर शैन का डॉक्टर फ्रेंड उसके सामने जिया की तारीफ करता है कि तुम्हारी ये नैनी तो बड़ी कमाल की है, ये तुम्हें कितना ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। तो जिया कहती है कि ये सब तो बनता ही है ना, आखिर मेरे बॉस मुझे इतनी ज्यादा सैलरी जो दे दे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि मैं अपनी नैनी वाली जॉब की जिम्मेदारी पूरी अच्छे से निभाऊं। तभी इतने में यहाँ पर शैन के डैड उससे मिलने आए होते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने तो सुना था कि तुम तो कोमा में हो लेकिन तुम तो मुझे ठीक ठाक नजर आ रहे हो। शैन कहता है कि क्या हुआ, आपको अब बुरा लग रहा है कि मैं कोमा में नहीं हूँ बल्कि ठीक ठाक हूँ। तो फिर उसके डैड चिल्लाते हैं कि तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो, आखिर मैं तुम्हारा सका डैड हूँ और वैसे तुमने जो की एंगेजमेंट पार्टी खराब कर दी उसकी वजह से पता है हमारी और जो की फैमिली की जो बिजनेस डील थी वो सब खराब हो गई है, तुमने सब बर्बाद कर दिया, तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो गई। तो शैन कहता है कि सच में आपको मेरी तो कोई नहीं पड़ी है कि जो ने कैसे मुझे धोखा दिया,
और आपको बस अपनी बेइज्जती की पड़ी है। जिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि शैन के डैड को उसकी थोड़ी सी भी नहीं पड़ी है और वो उसे कैसी कैसी बातें कह रहे हैं। फिर यहाँ पर शैन के डैड उसे कंटिन्यूअसली चिल्ला रहे होते हैं कि वो एक डिसेबल है और किसी काम का नहीं है, तो उसे अपनी लिमिट याद रखनी चाहिए। जिया फिर गुस्से में चिल्लाने लगती है, पर मुंह से नहीं बल्कि म्यूट बनकर इशारों में ही। तो फिर डैड कहते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। तो डॉक्टर बताता है कि ये शैन की नैनी है। तो फिर डैड कहते हैं कि नैनी है तो ये ऐसे फिंगर पॉइंट करके मुझसे क्यों बात कर रही है। जिया और सामने आती है और वो शैन के डैड को म्यूट बन के इशारों में सारी भड़ास निकाल लेती है और उनसे सब इशारों में कहती जाती है कि वो कितने खराब डैड है और कैसी कैसी चीजें बोल रहे हैं अपनी बेटी को। यहाँ पे डॉक्टर फ्रेंड बताने लगता है कि असल में शैन को शांति पसंद है ना, इसलिए उसने ऐसी म्यूट वाली नैनी को हायर किया है। तो डैड कहते हैं कि जिस तरीके से ये मुझसे इशारों में बात कर रही है, मुझे तो लग नहीं रहा कि ये मेरे लिए कुछ अच्छा बोल रही होगी। वो कहते हैं कि हट जाओ सामने से, मुझे अपने बेटे से बात करने दो। तो शैन तुरंत ही अपने डैड को कहता है कि आप उसे हाथ मत लगाना। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम मुझसे इस तरीके से बोल रहे हो, तुम कितने बेकार बेटे हो। तो शैन कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ तो आप मेरे साथ जो चाहे वो कर ले, लेकिन इसके साथ नहीं कर सकते, मैं इसे प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। जिया तो इसे सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि बॉस इतने अच्छे हैं तो मैं उन्हें और भी हेल्प करने वाली हूँ। डैड चिल्लाते हैं कि तुम इस म्यूट लड़की को कुछ ज्यादा ही नहीं डिफेंड कर रहे हो। तभी यहाँ पर मॉम आ जाती है और वो शैन के डैड को चिल्लाती है कि तुम शांत हो जाओ। वो यहाँ पर उसके डैड के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि तुम आखिर कैसे डैड हो, हमारे बेटे को एक नैनी तक उसको प्रोटेक्ट कर रही है और तुम हो के उसे बातें सुना रहे हो। जिया तो शैन की मॉम से इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है कि मॉम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है इसलिए तो शैन इतना ज्यादा हैंडसम है। वो अपनी मॉम पर गया, उसकी मॉम तो बड़ी कूल निकली। फिर यहाँ पर शैन के डैड और मॉम आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। तो जिया सोचती है कि इनका रिश्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रहा है। तभी शैन का डॉक्टर फ्रेंड इसे स्लो से बताने लगता है कि असल में शैन के मॉम डैड की बिजनेस मैरिज हुई थी, इसलिए दोनों के बीच में कोई प्यार तो नहीं है, बस नाम का रिश्ता है। असल में शैन की मॉम को शक है कि उसके डैड अभी भी अपनी फर्स्ट लव को ही पसंद करते हैं और इसी बात पर उन लोगों का झगड़ा होता रहता है। शैन की मॉम यहाँ पर शैन के डैड से कह रही होती है कि तुम जाओ अपनी फर्स्ट लव के पास और मुझे तो तुमसे डिवोर्स ही लेना है। तो वो क्लियर कर रहे होते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोचती रहती है। दोनों आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और जिया मौका देखकर शैन को यहाँ से लेकर चली जाती है। और वो बाहर आने के बाद शैन से पूछती है कि बॉस मेरी एक्टिंग बहुत ज्यादा सुपर्ब थी ना। तो वो कहते हैं कि हाँ, तुमने ये कैसे करी। जिया कहती है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे डैड को सारे इशारों में क्या क्या बोली थी, मैंने उन्हें बहुत डांटी और मैंने उन्हें ये भी बताई कि तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो, तुमसे बेस्ट तो कोई है ही नहीं। शैन कहता है कि तुम्हारी नजरों में क्या मैं सच में इतना ज्यादा अच्छा हूँ। तो जिया कहती है कि जितना मैं बोल रही हूँ ना उससे भी ज्यादा अच्छे, मुझे तो लगता है कि मैं पूरी जिंदगी भर। शैन कहता है कि क्या जिंदगी भर। जिया कहती है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे लिए काम करूंगी। तो फिर वो अपसेट हो जाता है कि आखिर मैं क्या सोचता रहता हूँ। वो कहता है कि ठीक है अब हम घर चलते हैं। तभी इतने में शैन की मॉम यहाँ पर पहुंच जाती है उससे बात करने के लिए और कहने लगती है कि तुम प्रॉब्लम में पड़े थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं कांटेक्ट किया। शैन कहता है कि आपको कब से मेरी पड़ने लग गई। जिया सोचती है कि क्या हर डोमिनेटिंग सीईओ का फैमिली के साथ रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। तभी मॉम जिया से पूछती है कि तुम शैन की नैनी हो, मैंने शैन के फ्रेंड से सुनी कि तुम इसका इतना अच्छे से ख्याल रख रही हो और इसे कितना प्रोटेक्ट करती हो। वो उसके लिए उसे थैंक्स कर रही होती है। तो जिया कहती है कि आंटी आपको मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपनी जॉब पूरी कर रही हूँ। तो फिर मॉम कहती है कि तुम बोल सकती हो, तुम म्यूट नहीं हो। जिया कहती है कि असल में मैं बस शैन के डैड को चुप कराने के लिए उनके साथ ऐसे प्रिटेंड कर रही थी। तो मॉम तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम कितनी अच्छी बच्ची हो। वो उसे एक कार्ड देती है और कहती है कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बोनस है, तुम इसे जो चाहे वो खरीद लेना। जिया मना कर रही होती लेने से, पर मॉम फिर भी उसे देकर चली जाती है। फिर जिया शैन से उसकी मॉम के बारे में डिस्कस करती है कि असल में तुम्हारी मॉम इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है बल्कि बहुत अच्छी है। शैन कहता है कि इसलिए ना क्योंकि उन्होंने तुम्हें बोनस दिए। तो फिर जिया इस पर कुछ नहीं कह पाती और कहती है कि ठीक है चलो अब शॉपिंग के लिए चलते हैं, फिर उसके बाद मैं कुछ अच्छा सा बनाऊंगी। फिर दोनों घर आ जाते हैं और जिया अपना कुकिंग कर रही होती है। तभी शैन यहाँ पर अपने भाई हान से बातें कर रहा होता है। हान कहता है कि भाई मैंने आपके डॉक्टर फ्रेंड से इस बारे में सुना कि आप जिया को लाइक करने लगे। शैन कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। हान कहता है कि भाई वैसे तो ये मैंने भी नोटिस किया था कि जब से जिया यहाँ पर आई है आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी हो गई है और आप पहले से अब ठीक भी हो चुके हैं। तो मैं तो उसे अपने सिस्टर इन लॉ बनाने के लिए मान रहा हूँ और उसे अप्रूव कर रहा हूँ। शैन कहता है कि तुम तो अप्रूव कर रहे हो लेकिन जिसे बनना है उसे तो अभी तो पता ही नहीं है। हान कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, आपका 2 दिन बाद बर्थडे आने वाला है ना, उस दिन उससे आप अपना लव कन्फेस कर दो। हान जानबूझ के जोर जोर से जिया को सुनाने के लिए कहने लगता है कि भाई 2 दिन बाद आपका बर्थडे ना, मैं अच्छा सा सरप्राइज तैयार करूंगा। तो जिया ये सुनकर फिर यहाँ सोचती है कि शैन का 2 दिन बाद बर्थडे है
हान कहता है कि देखा भाई, वो से सच में आपकी कितनी पड़ी है। मैंने जैसे आपके बर्थडे के बारे में बोला उसने तुरंत ही सुन ली। तो देखना अब तो वो खुद भी आपके बर्थडे की तैयारियां करेगी, तो अब आप उसे कन्फेस करने की तैयारी करो। फिर जिया यहाँ पर कैलेंडर में डेट मार्क कर रही होती है और वो कुछ ना कुछ प्लानिंग करने लग जाती है शैन को सरप्राइज देने के लिए। और शैन उसे देखकर बस यही चीज सोच रहा होता है कि वो मुझे ही सरप्राइज देने की प्लानिंग कर रही है। फिर 2 दिन बाद फाइनली शैन के बर्थडे वाला दिन आ जाता है और जिया शैन के सामने एक बॉक्स लेकर बैठती है। तो वो सोचता है कि क्या ये मेरा गिफ्ट होगा, लगता है गिफ्ट आ चुका है। पर तभी जिया शैन को बताती है कि उसने एक स्ट्रे कैट के लिए एक हाउस खरीदी है जो कि उसे पूरा जोड़ना है, लेकिन उसे आता नहीं है कैसे करना है। तो फिर वो इंस्ट्रक्शंस बता दे। तो शैन सोचता है कि अच्छा तो ये कैट का घर है। फिर वो उसको बताने में हेल्प कर देता है, जिससे फिर जिया वो घर बना लेती है और शैन को थैंक यू कहने लग जाती है कि वो कितना स्मार्ट है। तो शैन कहता है कि तुम भी, तभी तो तुमने बना ली। तो जिया कहती है कि वो तो मैं हूँ ही। फिर जिया शैन को बर्थडे सरप्राइज देने के लिए गार्डन में अच्छा सा सरप्राइज का इंतजाम करती है और फिर वो उसे फायरवर्क्स दिखाती है जिसमें शैन का नाम लिख कर आ रहा होता है। वो कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, क्या तुम्हें पसंद आया। तो शैन तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर वो उसे कन्फेस करने वाला होता है कि तभी इतने में यहाँ पर शैन के सारे गार्ड्स पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पर आग लग गई है और शैन को बचाना है। तो जल्दी से वो लोग सारी फायरवर्क्स को तोड़ते हुए का बर्थडे सरप्राइज खराब कर देते हैं। तो वो गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर शैन फिर अपने गार्ड से कह देता है कि अब उन लोग का आज का बोनस कट है और अब वो लोग जाए यहाँ से बाहर। तो सारे अब से टोकर चले जाते हैं कि वो लोग तो बस शैन को बचाने आए थे। पर फिर शैन अपनी फीलिंग्स कन्फेस ही नहीं कर पाता है क्योंकि जिया तो बस उसकी इसलिए केयर कर रही होती है क्योंकि डॉक्टर ने उसे बोला था कि शैन का हर दिन मूड अच्छा रहना चाहिए, इसलिए वो उसे हैप्पी करने की कोशिश कर रही थी और कुछ और नहीं। तो शैन बस ये सुनकर चुप रह जाता है। नेक्स्ट डे शैन से मिलने के लिए उसका फ्रेंड और उसका भाई आए होते हैं और बताते हैं कि उन लोगों ने उसके लिए गिफ्ट लेकर आए। तभी लोग शैन से इस बारे में डिस्कस करते हैं कि जिया को तो अभी वो कन्फेस कर ही नहीं पाया। तभी वो उसके लिए बर्थडे केक लेकर आती है और ये लोग यहाँ पर शैन का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे होते हैं। शैन सोचता है कि सच में वो इतनी ज़्यादा बुद्धू है कि उसकी फीलिंग्स जान ही नहीं पा रही है। वो सोचता है कि जाने दो, मुझे सब कुछ धीरे धीरे लेना चाहिए। फिर तभी इतने में यहाँ पर शैन की मॉम भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचती है और वो उसे और हान दोनों को इस बारे में बताती है कि उन्होंने उन लोगों के डैड से डिवोर्स लेने का डिसाइड कर चुकी है। यहाँ पर हान और शैन को इस बात से अच्छा नहीं लग रहा होता है, पर जिया तो शैन की मॉम को फुल सपोर्ट करने लगती है कि आपने ये डिसीजन लिया है तो सोच समझ के लिया होगा और मैं तो आपको फुल सपोर्ट करने वाली हूँ। शैन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अगर तुम्हारा भी हस्बैंड ऐसे टाइप का निकलता है और फिर तुम दूसरा ढूंढती हो तो अगर वो भी ऐसे ही निकल गया तो फिर। जिया कहती है कि पहली बात तो ये कि मैं ऐसे हस्बैंड से शादी करूंगी नहीं। फिर वो तुरंत ही कैंडल्स लगाती है और कहती है कि चलो आप कैंडल्स ब्लो करो और विश मांगो। तो हान तो कहने लग जाता है कि मेरा भाई कभी भी कैंडल ब्लो नहीं करता और विश नहीं मांगता है तो इस सबका कोई फायदा नहीं है। पर शैन तो यहाँ पर विश मांगने लग जाता है। तो ये देखकर हान शॉक होता है कि भाई तो पलट गया। जिया पूछने लगती है कि तुमने क्या विश मांगा, पर शैन नहीं बताता है। फिर सभी लोग यहाँ पर केक खा रहे होते हैं और जिया शैन की मॉम को भी केक दे देती है। मॉम यहाँ पर शैन से इस बारे में डिस्कस करती है कि वो लड़की तुम्हें पसंद है और मुझे इस बात से बहुत ही खुशी है कि फाइनली तुम्हें कोई मिल गया जिसे तुम पसंद करते हो। शैन कहता है कि मॉम ये इतना ऑब्वियस है, लेकिन जिसे पसंद करता हो उसे तो पता ही नहीं चल रहा। फिर यहाँ पर शैन अपनी मॉम से कह देता है कि वो भी उन्हें फुल सपोर्ट करने वाला है और डिवोर्स के बाद जब वो और जिया एक हो जाएंगे तो फिर वो उनसे मिलने आया करेगा। मॉम तो खुश होती है और फिर वो अपना इन दोनों को छोड़कर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शैन उठता है तो वो शॉक होता है कि उसने जिया के बारे में रोमांटिक सपना देखा। फिर शैन इस बारे में अपने डॉक्टर फ्रेंड से कॉल पे डिस्कस कर रहा होता है। तभी जिया यहाँ पर पहुंच जाती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो कॉल कट करता है। जिया बताती है कि आज असल में उसे छुट्टी चाहिए थी। तो वो रीज़न पूछता है। जिया बताती है कि उसे अपनी क्लास रियूनियन पार्टी के लिए जाना है। फिर हम देखते हैं कि क्लास रियूनियन पार्टी में जिया के सारे क्लासमेट्स शॉक हो जाते हैं जब जिया इतनी महंगी कार से आती है तो, क्योंकि वो लोग पहले से ही बातें कर रहे होते हैं कि वो एक नैनी की जॉब करती है। जिया यहाँ पर अपनी सैलरी दिखाती है कि उसकी सैलरी 1 लाख है। तो ये सुनकर वो लोग तो हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि फिर तो हमें भी नैनी की जॉब करनी है। असल में यहाँ पर जिया को शैन छोड़ने तक आया होता है। तो जिया की इज्जत तो यहाँ पर और बढ़ जाती है और इसका एक्स बॉयफ्रेंड यू तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पर उसकी बेइज्जती करना चाहता था पर वो तो और उठ गई है। फिर यहाँ पर शैन तो इन लोगों के साथ डिनर पार्टी में भी इन लोगों को ज्वाइन कर लेता है और ये ट्रीट उसकी तरफ से होती है तो सारे लोग ही बड़े खुश हो जाते हैं। पार्टी के बाद जिया ड्रंक हो गई होती है और शैन और वो दोनों साथ में कार से जा रहे होते हैं। जिया तभी यहाँ पर किसी का नाम ले लेकर रो रही होती है। तो शैन को लगता है कि वो
जिसका नाम ले रही है उसे लाइक करती है। तभी जिया बताती है कि वो असल में उसका पेट डॉग था। तो शेन ये सुनकर खुश होता है कि वो तो डॉग के लिए रो रही थी। फिर नेक्स्ट डे जिया को जब होश आता है तो वो शेन के पास आकर माफी मांग रही होती है कि कल रात तो वो इतनी ड्रंक हो गई थी और उसे खुद भी याद नहीं कि उसने क्या क्या करी होगी। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों हान के साथ मिलकर बाहर गार्डन में घूमने जाते हैं और तब यहाँ पर हान से शेन को कुछ पता लगता है जो कि वो जिया के साथ शेयर करता है कि असल में उसे नैनी की जॉब दिलवाने के पीछे यू का हाथ है, क्योंकि जैसा कि उसने बताया कि वो कंपनी के प्लानिंग डिपार्टमेंट में जॉब चाहती थी पर उसने उसे नैनी की पोजीशन के लिए ट्रांसफर करवा दिया और इस बारे में शेन को पता भी नहीं था। उसे तो लग रहा था कि वो नैनी बनने के लिए यहाँ पर आई है, पर अब वो जिया से ये सब चीजें क्लियर करते हुए ऑफर देता है कि वो अब कंपनी में काम करने जा सकती है। तो अब उसकी मर्जी है कि वो क्या करना चाहेगी। तो फिर जिया कहती है कि मैं दोनों ही जॉब करूंगी। शेन शॉक होता है और कहता है कि तुम्हारा मतलब। तो फिर वो बताती है कि मैं दिन में अपनी जॉब करने भी जाऊंगी कंपनी में और रात में आकर तुम्हारे लिए खाना भी बनाऊंगी और तुम्हारी केयर भी करूंगी। और फिक्र मत करो, मैं दोनों चीज अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। आखिर मुझे दोनों की सैलरी जो लूटनी है। तो वो कहता है कि तुम दिन भर क्या बस पैसे पैसे सोचती रहती हो। तो जिया कहती है कि ऑफ कोर्स। वो कहती है कि फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल भी तुम्हें लेट डाउन नहीं करूंगी और दोनों काम अच्छे से करूंगी। फिर नेक्स्ट डे जिया जब कंपनी में काम करने जाती है तो उससे पता लगता है कि मिंग यहाँ पर उसकी सुपरवाइजर है। वो तो इसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और फिर जिया को परेशान करने के लिए वो जानबूझ के उसे ऐसे काम दे रही होती है ताकि वो कंप्लीट ना कर पाए। पर जिया सारे ही काम अच्छे से हैंडल कर लेती है और प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लेती है। तो फिर निंग उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती और जिया जब घर आती है तो शेन को ये सारी चीजें पता लगती है कि जिया को कैसे बुली किया गया था, पर उसने सब हैंडल कर ली। जिया अपनी तारीफें बताने लगती है और तभी इतने में गलती से वो शेन के ऊपर ही गिर जाती है, पर फिर वो उससे दूर होती है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे शेन का पैर अब ठीक हो चुका होता है और वो कंपनी में कोई मीटिंग के लिए आया होता है, पर जिया को अभी पता ही नहीं होता कि वो ठीक हो चुका है। तो शेन फिर प्रिटेंड कर रहा होता है। घर आने के बाद जिया और शेन इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और जिया तो कह रही होती है कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। तो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर वो डर जाती है और कहती है कि तुम मुझे फायर तो नहीं करने का सोच रहे हो। तो शेन जल्दी से खड़ा होता है और बता देता है कि क्योंकि वो ठीक हो चुका है। ये देखकर जिया बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है कि वो सच में ठीक हो गया। तभी जिया गलती से उसके ऊपर गिर जाती है और इनकी एक्सीडेंटली केस हो जाती है। जिया फिर जल्दी से दूर होती है और अपने रूम में भाग जाती है और शेन को लगता है कि शायद वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। फिर नेक्स्ट डे फाइनली शेन अपना ठीक होने के बाद कंपनी ज्वाइन कर लेता है और सारे लोग कंपनी में उसका वेलकम करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया ने घर पे शेन के लिए जो सूप बनाई होती है तो उससे शेन को एलर्जी हो जाती है। उसे ये चीज पता थी पर वो फिर भी पी लेता है क्योंकि जिया ने इतने प्यार से जो बनाई थी। और डॉक्टर फिर यहाँ शेन को चिल्लाता है कि उसने वो सूप क्यों पिया। तो शेन बताता है कि वो भूल गया था कि उसे एलर्जी है। जिया तो यहाँ पर शेन को सॉरी बोलने लगती है कि सब उसकी गलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया कंपनी के किसी प्रोजेक्ट के लिए एक क्लाइंट से मिलने गई होती है और ये बंदा यहाँ पर जिया को कह रहा होता है कि अब वो यहाँ से जा ही नहीं पाएगी। पर तभी यहाँ पर शेन भागते हुए आता है जिया को बचाने के लिए और देखता है कि उसने तो ऑलरेडी इस बंदे को मार मार के सबक सिखा चुकी होती है। वो कहता है कि जैसे मुझे पता लगा कि तुम इस क्लाइंट से मिलने आई हो तो फिर मैं वेट नहीं कर पाया और तुम्हें बचाने के लिए आ गया। जिया से कहती है कि मैंने कुछ चीजें रियलाइज करी हूँ, जैसे कि मैं जब भी सैड होती हूँ तो तुम भी सैड हो जाते हो, मैं हैप्पी होती हूँ तो तुम भी हैप्पी हो जाते हो और जब भी मैं खतरे में होती हूँ तो तुम ही मेरी सबसे ज्यादा फिक्र करते हो। और ऊपर से मैंने जो एलर्जी वाली डिश बनाई थी तुमने उसे बिना हेसिटेशन के पी लिए। तो इन सारी चीजों के बाद मुझे पता लगी है कि तुम मुझे लाइक करते हो, है ना। आखिर ये तुम्हें डायरेक्ट बोल देना चाहिए था ना। वो तो मैं इतनी स्मार्ट हूँ कि मुझे सब समझ आ गया। तो शेन भी फाइनली फिर अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेता है और दोनों किस करते हैं। तभी यहाँ पर वो गुंडा चिल्लाने लगता है। तो शेन अपने गार्ड से कहता है कि इसे लेकर जाओ, ये हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर यहाँ पर शेन को उसके भाई हान का मैसेज आ रहा होता है कि उन दोनों की प्लानिंग कामयाब हो गई। दोनों ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं कि जो कैसे चुपके से उनकी कंपनी में जाकर कोई प्रोजेक्ट फाइल चुराने गया होता है और इन लोगों ने जानबूझ के उसे फंसाने के लिए सारी चीजें करे होते हैं और उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। जिसके बाद फिर वो दोनों उसे फायर कर देते हैं और अपना बदला लेने में कामयाब हो जाते हैं। हान अब बहुत ज्यादा हैप्पी होता है कि शेन ने अब कंपनी संभालना शुरू कर दिया है। और फिर फाइनली जिया और शेन अपनी हैप्पी डेटिंग लाइफ बिताए होते हैं और शेन जिया को इस बारे में बताता है कि उसने असल में यही विश मांगा था कि जिया को भी उससे प्यार हो जाए और दोनों ही फिर साथ में यहाँ पर इस घर में हैप्पीली रहे। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।